हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी छात्र बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आपके लिए मैं लेकर के आ गया हूं प्रश्न बैंक का पूरा रिवीजन, है ना। मतलब कि पूरा रिवीजन करने वाले हैं विज्ञान का। आपका जो पेपर है आपका जो है 3 तारीख को। तो बेटा आपको पूरा A to Z ये आपका पार्ट 1 है। और देखिएगा जितनी भी वस्तुएं इस टाइप है, आपके एक भी प्रश्न जो है आपका नहीं छूटने वाला है। मेरे साथ बढ़िया से जो है लास्ट तक जो है बने रहिएगा। और वीडियो को अभी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए करते हैं शुरू हम लोग। तो सिलेबस वगैरह आपको पता होगा, है ना। सभी विद्यार्थियों को जो है इसके सिलेबस के बारे में पता ही होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास देके रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से बेटा कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका कौन सा नहीं है, तो आपका क्लियर दिख ही रहा है आंसर कि आपका उबलते पानी से जल वाष्प बनना यहाँ पे भौतिक परिवर्तन है ना। एलपीजी का दहन, तो बेटा भौतिक परिवर्तन क्या नहीं है आपका, एलपीजी का दहन। तो एलपीजी का जो दहन है ये आपका केमिकल परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ऊष्मा का जिसमें अवशोषण होता है उसे हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो कौन सा आपका सी बढ़िया से राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट बेटा आपका देके रखा है तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभिक्रिया नहीं है। तो अब एक अभिक्रिया कौन सी नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बाकी सब भौतिक अभिक्रिया है ना। रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। भोजन का पकना भौतिक है, कागज का जलाना आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है ये बताना है। ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी रासायनिक भी है, और लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक है। तो आपका जो बर्फ का पिघलना है ये आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बर्फ का पिघलना कौन सी आपका भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद बेटा चौथा प्रश्न आपके पास है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। मतलब रासायनिक अभिक्रिया है तो जिसमें अभिकारक भाग लेते हैं। अब जो पदार्थ जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में वो कहलाते हैं अभिकारक। और जो बनता है, जो उत्पाद बनता, जो बनता है पदार्थ उसे हम कहते हैं उत्पाद। जो नया बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। नेक्स्ट, लंबे समय तक सेवन करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि ताप में परिवर्तन के कारण जंग लगना कोई नहीं। तो इसे हम बोलते हैं बेटा विकृत गंधिता। मतलब कुछ समय तक रखे रहते हैं तो किसी कारण से विकृत गंधिता के कारण। यह कौन सी एक रिएक्शन है। तो देख पा रहे हो आयरन ऑक्साइड है, यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम है। तो यह देख पा रहे हो ये जो है आयरन को जो है यहाँ से विस्थापित कर देता है और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ बन जाता है ये। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, विस्थापन। तो कौन सी अभिक्रिया भी आपका विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट आपका है कि सोने और प्लेटिनम को गलाने का अम्ल, इसका हम कहते हैं एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया जो है बेटा पूरे सोने को जो है आपको गला देगा। यदि आप एक्वारेजिया में सोने को डुबाओगे तो वो गल जाता है ना। सोनी लोग इसका यूज करते हैं सोने को साफ करने के लिए। आठवां प्रश्न बेटा निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता आपकी कौन सी नहीं है, आकार में परिवर्तन रासायनिक की जो है अभिक्रिया की कोई विशेषता नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, आपने घर में देखा होगा मम्मी लोग जब घर में पुताई करती है तो चूना लेके आते हैं दुकान से। हम चूना में जो पानी डाला जाता है तो क्या होता है, बुदबुदाहट के साथ ऊपर से गैस निकलती है। यानी क्या होता है बेटा, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या होता है बेटा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। शोषी नहीं होगा ना अवशोषी होगा, क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी होगा। नेक्स्ट देखे रखा है 10वां, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाता है तो चमकदार श्वेत लौह उत्पन्न होता है। एक चमकदार श्वेत लौह उत्पन्न होता है। यह श्वेत चूर्ण परिवर्तन हो जाता है। किसमें होता है बेटा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में। किसमें परिवर्तित होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। 11वां, अभिकारक हमेशा अभिक्रिया के किस ओर रहते हैं, तो बाएं ओर। हमेशा जो भाग लेते हैं यानी अभिकारक हमेशा किस ओर लेते हैं बेटा, तो हमेशा रिएक्शन में बाईं ओर होते हैं। और आपका जो बनता है मतलब जो उत्पाद होता है बेटा वो हमेशा कहाँ बनता है, दाईं ओर। कहाँ होता है उत्पाद, हमेशा दाईं ओर होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। 12वां है कि लोहे की वस्तुओं को से बचाने के लिए पेंट करते हैं। किससे बचाने, लोहों की वस्तुओं को जो है संक्षारण से बचाने के लिए, यहाँ ब्लैंक है ये, को संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग पेंट करते हैं।
ठीक है भाई, यहां से 2 नंबर के प्रश्न है, तो 2 नंबर के प्रश्न के लिए मैं एक और सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। इस पार्ट में पूरे वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न है, 1 नंबर के आपके 30 प्रश्न आना है, आपके 70 में से 30 प्रश्न बेटा आपके 75 में से 30 प्रश्न बेटा आपके ओनली जो है किसके होंगे, आपके होने वाले हैं वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न। हाँ, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर यहां से स्टार्ट हो गया। अब तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका, जैव प्रक्रम, जो कि 5वें नंबर का चैप्टर है आपका इस सिलेबस में, है ना। तो क्या है आपका, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है, तो कौन सा भाग होगा भैया, तो आपका हो जाएगा कि छोटी आंत जो है आपका भाग होता है वो। मांसपेशी में ऑक्सीजन की कमी, प्रातः क्रिकेट खिलाड़ी, मैंने आपको अक्सर उदाहरण दिया था एक बार जब पढ़ा रहा था कि जब हम लोग दौड़ने जाते हैं तो दूसरे दिन मन नहीं करता दौड़ने जाने का, क्योंकि जो लैक्टिक होता है वो जो पायरुवेट अम्ल, मतलब कि जो पायरुवेट है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा, लैक्टिक जैसे ही क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, एथेनॉल, क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, एथेनॉल। तो पायरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ बनता है, तो आपके पेट में, कहाँ बनता है भैया, आमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक जिसे हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जटिल पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ने के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक, तो हमें जब तोड़ना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, एंजाइम की। जैसे हमारे मुंह में जो हमने भोजन खाया तो बड़ा कौर रहता है, पर उसको हमने छोटे छोटे तोड़ा, तो उसमें क्या है, एंजाइम। तो एंजाइम जो है उसको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, है ना। तो पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है, तो गाढ़ कोशिका में जल की मात्रा पर बेटा ये निर्भर करती है। छठवां क्या है, निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है, आपका छठवां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा उत्सर्जन नहीं होता। क्लोरोफिल का उत्सर्जन होता है, बाकी ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। 7वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए, सूर्य भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो ऑक्सीजन आपको लेकिन नहीं चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा आपके पास, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, तो हम बोलते हैं इसे स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो कहाँ होती है, पत्ती में होती है। नेक्स्ट 10वां है, आहार नली का वह भाग जहां कोई पाचन क्रिया नहीं होती, तो कहां पर भैया पाचन क्रिया नहीं होती, ग्रसिका में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। आमाशय में पाए जाते हैं, आपके सभी चीजें पाई जाती हैं। आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है भैया, आपका छोटी आंत, 6.5 मीटर आपकी छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है। इसके बाद आपका रिक्त स्थान यहां से आ जाते हैं, तो रिक्त स्थान बेटा आप लोग देखिएगा कि आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है, मतलब आमाशय से जो आपका पाचक रस निकलता है उसका नाम क्या है बेटा, तो उसका नाम है पेप्सिन। क्या है उसका नाम है आपका पेप्सिन। क्या भैया, पेप्सिन आपका। इसके बाद अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम, तो अग्नाशय से क्या निकलता है आपका, रिनिन निकलता है। क्या निकलता है, रिनिन नाम का आपका प्रोटीन पाचक निकलता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है भोजन का, ये आपको याद रखना है। चौथा क्या है, अग्नाशय से निकलने वाले पाचक वसा पाचक विकर का नाम क्या है, तो इसका नाम होता है लिपेज। क्या होता है, लिपेज। लिपेज आपका इसका नाम होता है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो है निकलने वाली खालिस्तान गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है। तो श्वसन के दौरान क्या उनसे निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है श्वसन के दौरान। तो श्वसन के दौरान निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है। नेक्स्ट क्या है, 6वां क्वेश्चन, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणु के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कोशिका प्रक्रम के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी। क्या है आपका, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्वेश्चन आता है एक वाक्य में, याद रखना है। 8वां क्या है क्वेश्चन, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का जो विखंडन खाली स्थान में होता है, तो पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है आपका, माइट्रोकांडिया में। कहाँ होता है भैया, माइट्रोकांडिया में। माइट्रोकांडिया को हम कहते हैं पावर हाउस।
क्या कहते हैं, पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह। क्यों? क्योंकि यही पूरी ऊर्जा बनती है। 9वां क्वेश्चन, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन के कहलाता है वायवीय श्वसन, यानी कि यहाँ पर वायु है, ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब वायवीय श्वसन हो जाएगा। 10वां है, पायरुविक का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन के अंतिम जो है, अंतिम रूप से क्या बनता है, तो बनता है आपका लैक्टिक अम्ल और जल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल और जल बनता है। ठीक ना, ये जल लिखा हुआ है। 11वां है आपके पास प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण में खालिस्तान गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में बेटा ऑक्सीजन निकलती है। कौन सी गैस निकालते हैं पौधे? ऑक्सीजन। और लेते कौन सी है आपकी? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पादपों में भोजन का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है। पादपों में जो है भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। दो संवहनी ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जा से जाइलम, यानी जल का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम करता है और भोजन का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करता है। तो भोजन का संवहन कौन करेगा? फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। जलीय जीव श्वसन के लिए जो है घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कैसी ऑक्सीजन? घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मनुष्य के शरीर में खालिस्तान गैस के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। तो क्या आएगा आपका आंसर? केशिकाएं। तो केशिकाएं जो है गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती हैं, है ना, कैपिलर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जो है हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो बताया था हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है जो उसको बिठा के ले जाने का काम करती है। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पर एंड होता है जो 1 नंबर के क्वेश्चन थे। अब सेकेंड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। थर्ड चैप्टर सेकेंड हो गया, थर्ड नंबर का है यहाँ पर कौन सा आपका? नियंत्रण एवं समन्वय। अध्याय 6 से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेटा यहाँ से आपके ओनली वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आने हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर खालिस्तान तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण। कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर के जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है कि तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है? आपकी न्यूरॉन। क्या होती है भैया? न्यूरॉन जो है आपकी तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई, मतलब सबसे लोएस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? आपकी न्यूरॉन, जिसे हम कहते हैं। तीसरा है मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र किसे कहते हैं? तो मेरुरज्जु जो है उसको प्रतिवर्ती क्रिया का जो है हम लोग केंद्र कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला जो भाग होता है वो है आपका सेरिब्रम। कौन सा है आपका? सेरिब्रम। इसका हिंदी भी पूछ सकता है, इंग्लिश भी। तो बाकी हिंदी इंग्लिश पूछता नहीं है, आपके ऊपर रहता है हिंदी इंग्लिश। तो अधिकतर इंग्लिश में मिलेगा आपको। तो मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाले भाग को हम कहते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम कॉर्टेक्स, सेरिब्रम कॉर्टेक्स आपका जो है ये याद रखना है। मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण क्या है आपका? तो इसका कारण आपके पास जाएगा जिबेरेलिन। क्या जाएगा? जिबेरेलिन, जिबेरेलिन। तो मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण क्या है आपका? जिबेरेलिन। वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? बौनापन होता है। जो आपका वृद्धि हार्मोन है यदि वो कम हो जाएगा तो बौनापन रोग हो जाता है। तीसरा है पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि कहलाता है रासायनिक आकर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है? रासायनिक आकर्षण के कारण होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है आपके, जो कि कौन सा? मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन कौन सा? मेल हार्मोन है। इसका मुख्य स्राव कहां से होता है? अंडकोश से। कहां से? अंडकोश से। इस तरह से आपका ये चैप्टर एंड होता है। यहाँ से फिर दूसरे आपके 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे। अनस के सेकंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? 1 नंबर के पूरे क्वेश्चन करा दे रहा हूं, यानी 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूरे आपके कवर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देख पा रहे होंगे आप लोग 9वां चैप्टर, अध्याय 9वां आपका प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो ये भी आपका यहाँ से भी क्या है आपके यहाँ भी आपके जो है रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान देख पा रहे होंगे आप लोग। तो गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। आपको मैंने बताया कि गोले दर्पण की जो फोकस दूरी है हमेशा उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है? वह लंब से दूर हो जाती है। कहां से?
लंबे से दूर हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में, कहां से सघन से विरल में जाती है तो लंबे से दूर हो जाती है, और विरल से यदि सघन में जाएगी तो वो पास आ जाती है। इस तरह से आपको याद रखना है। खालिस्तान दर्पण से प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो कुछ में आपके अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से क्या होता है, 1 से कम होता है। आवर्धन क्या होता है, 1 से कम होता है, ये आपको याद रखना है। खालिस्तान लेंस सदैव छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो आपका अवतल लेंस कौन सा भैया, अवतल लेंस हमेशा छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। तो क्या बोला मैंने, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर कि उसी माध्यम में लौट आना आपका परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, सातवां क्या है, खालिस्तान की दिशा में आपतित किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो आपका समानांतर की दिशा में। ठीक ना। नेक्स्ट 8वां है आपका, उत्तल दर्पण सदैव खालिस्तान प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण हमेशा कैसा, आभासी। उत्तल हमेशा कैसा बनाता है भैया, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 9वां, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से कम होती है। क्या होती है, कम होती है। सत्य सत्य देखेंगे तो सत्य और असत्य देखना है। तो गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है कि हम लोग गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। वाहनों के पश्च दृश्य उत्तल दर्पण के बने होते हैं, जो वाहनों के जो पश्च दृश्य होते हैं मतलब पीछे का देखने के लिए किसके बने होते हैं, आपके उत्तल दर्पण के बने होते हैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, वायु का अपवर्तन हीरे के अपवर्तनांक से क्या होता है, अधिक होता है। क्या ये सही है, तो ये सही नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथा, गोले दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र की 2 गुनी होती है। क्या ये सही है, नहीं, ये भी गलत है, 2 गुनी नहीं होती है। उत्तल दर्पण परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता, तो बिल्कुल सही है कि उत्तल दर्पण आपके परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा बनता है, तो ये भी आपका गलत है, यानी ये भी आपका असत्य है, ये भी आपको याद रखना है। गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण का जो है ध्रुव कहलाती है। क्या ये आपका सही है, तो ये भी आपका गलत है, ये सही नहीं है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान से अधिक होता है, ये बात जो है बिल्कुल यहाँ पर सही कही गई है। ठीक ना। चलिए, अपवर्तनांक 2 माध्यम के प्रकाश की चाल का अनुपात है, तो ये भी बिल्कुल क्या है भैया, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की जो क्षमता है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका ये सही जोड़ी में सेकंड पार्ट में कराऊंगा, और बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको भी, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे फिर से 1 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पे है, लास्ट आपका 13वां चैप्टर है ना, आपका 13वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो इसमें आपके ओनली सत्य असत्य जो है पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, इन्हीं को बस कवर करना है, बाकी आपके कुछ नहीं आना है इससे। चलिए, फलों के छिलके, केक एवं नींबू के जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, तो बिल्कुल आपके जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है ये। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है, बिल्कुल सही है, हमें कपड़े के थैला लेके जाना चाहिए। हरे पादप प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, बिल्कुल हरे पादप प्रथम पोषी स्तर के श्रेणी के हैं। सब बड़ा पारितंत्र महासागर है, सबसे बड़ा जो पारितंत्र है वो महासागर है, बिल्कुल सही है ये। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, बिल्कुल आपका सही है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन आपका जो है OFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। तीसरा है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो ये भी बिल्कुल बेटा सही हो जाएगा। चौथा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 3.5 देख पा रहे होंगे, आपका आंसर इसमें क्या है, उत्पादन किसी परितंत्र के घटक हैं
तो बिल्कुल सही है। एक परितंत्र में मानव सर्वाहारी होता है, तो एक परितंत्र में मानव सर्वाहारी होता है, बिल्कुल सही है बेटा। ये विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, यही आहार श्रृंखला कहलाती है, बिल्कुल सही है। उपभोक्ता किसी परितंत्रता के जैविक घटक हैं, तो उपभोक्ता किसी परितंत्र के जैविक घटक हैं, ये सही नहीं है बेटा, है ना। इसके बाद है उपभोक्ता किसी परितंत्र के अजैविक घटक हैं, ये बात भी आपकी सही नहीं है। इसके बाद सूक्ष्म जीव किसी परितंत्र के जैविक घटक हैं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ठीक। तीसरा है ऊर्जा का प्रभाव प्रत्येक स्तर पर मात्र 10% ही होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा परितंत्र घास का मैदान है, ये गलत है। सबसे बड़ा परितंत्र है महासागर, क्या है, महासागर। तो इस तरह से बेटा 1 नंबर के पूरे क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा दिए हैं, और इसकी पीडीएफ प्रश्न बैंक की मैंने टेलीग्राम में भेज दिया है आप लोगों को, आप पढ़ भी सकते हैं। बाकी इसको एक बार 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ के मेरे साथ बोलिए आप लोग कि आपको समझ में आया कि नहीं। वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको दूसरे पार्ट और भी सब्जेक्ट की आपको जो है ये मिल सके। तो बढ़िया से कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, मोटिवेट रहिएगा। सेशन से लेते हैं विदा और मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।